बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का सोशल साइंस के 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। एक यूरोप में राष्ट्रवाद और एक है यहाँ पर समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, इन्हीं 2 चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी मेटरने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 22 में पूछ चुका है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्नलिखित में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो लॉसनेस सम्मेलन में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 23 में पूछा है, ये भी 23 में पूछा है और यहाँ पर भी 23 में पूछा है और ये भी क्वेश्चन 23 में पूछा है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह भी क्वेश्चन 23 में पूछ चुका है, यह भी 23 में पूछ चुका है। तो मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 2026 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो येना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोसुद का संबंध किस देश से है? कोसुद का संबंध किस देश से है? तो कोसुद का संबंध हंगरी से था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको MVVI कर लीजिए। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस वंश द्वारा वियना कांग्रेस द्वारा पुनर्स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था, जो इन दोनों का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है गरिबाल्डी पेशे से क्या था? गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए 12 में, 14 में और 19 में पूछ चुका है और यह क्वेश्चन मैंने 2025 में भी देखा था। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग यह क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 2014, 2016, 2022, 2023 और 2024 या 25 में भी पूछ चुका है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जलवेरिन कैसी संस्था थी? जलवेरिन कैसी संस्था थी? जलवेरिन कैसी संस्था थी? जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी, जो कि 1934 या 40 में बनी थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह के अवलंबन बिस्मार्क किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी 2011, 2017, 2020, 2023 में पूछा है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किसके लिए रहा था? तो यूनान के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ होता था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में होता था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया था? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र तो इसका 1932 में किया, 1832 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ वो 2024 के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए इस वीडियो को। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हिगेल ने की थी। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हिगेल ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि किसके बीच हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और उसके बीच हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किन के बीच होता है? तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रांस और प्रसा के बीच होता है। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो क्रीमिया के ना सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि तुर्की बहुत ही गिरा हुआ देश था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क नहीं है, क्योंकि यह जर्मनी का एकीकरण करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेजनी, काउंट काबूर और गरिबाल्डी ने और विलियम ने भी करवाया था इटली का एकीकरण। ये तीनों ने करवाया था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित होता? तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रांस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? तो मेजनी एवं इमैनुअल, गरिबाल्डी, काउंट काबूर, इन सभी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वह 2024 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब चलिए यहाँ पर दूसरे चैप्टर में चलते हैं, जिसका नाम समाजवाद एवं साम्यवाद है। तो आज हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री के 2 चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरे चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो यह चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर देंगे। तो 1-2 दिन में इसका सब्जेक्टिव का भी वीडियो हम डाल देंगे यूट्यूब पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? जिसमें लोगों को बहुत ही कष्ट दिया जाता था और उनके खेत छीनकर उसी पर उनसे ही खेती करवा दिया जाता था कृषक दास प्रथा में। तो इसका अंत 1861 में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तब विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? तो विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन समाजवादी निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो यूरोपियन
कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन टटस्की ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल सेना का गठन टटस्की ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखनेव था। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखनेव था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रपुतिन कौन था? तो राष्ट्रपुतिन कौन था? तो राष्ट्रपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, यानी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी तो कब लागू हुई? तो यह 1921 में लागू हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 कैपिटल की रचना किसने की? 10 कैपिटल की रचना किसने की? तो 10 कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी, जो 1967 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1967 में नहीं, 1867 में किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल 10 कैपिटल को कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1867 में कार्ल मार्क्स ने किया था। तो कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो किसके साथ मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंजिल्स के साथ मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, जो कि 1844 में किया था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो वह ब्रिटेन की राजकुमारी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, जो कि 1844 में लिखे थे। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 कैपिटल की रचना कब हुई थी? 10 कैपिटल के प्रकाशन कब हुआ था? तो 10 कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार 1905 के रविवार को कहा जाता है, जिसमें लाखों हजारों लोगों को गोलियों से मार दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा? तो अप्रैल 33 लिखे थे लेनिन ने लिखे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अधिक मत वाला दल बोल्शेविक कहलाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो यह संस्था थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1964 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था डीमा का गठन कब हुआ था? डीमा का गठन हुआ था 1905 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत रूस बाहर हो गया था? तब ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के चलते पर रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा कर लगता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आप लोग इन दोनों चैप्टर को 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा जाकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यहाँ पर चैप्टर 3 और 4 का जल्दी से जल्दी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो कि चैप्टर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आप लोगों को यह जल्दी से देखने को मिल जाएगा। और एक चैप्टर है यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद। तो आप लोगों को यह भी चैप्टर बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। यह दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।